गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक हम लोगों ने जितने भी चैप्टर्स रीड किए हैं एक बार हम उसे समराइज कर देते हैं। थोड़ा आपको सपोर्ट मिलेगा फर्दर प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम के लिए। इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा कंप्लीट, आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं, मैं पहले आपको उसका नाम बता दूं। बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, और लास्ट में है रिजर्व एंड प्रोविजन। हम लोग की अकाउंटेंसी में शुरुआत कैसे हुई, हम लोग उसमें क्या क्या यूज करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, अकाउंटिंग करते क्यों हैं, ये दिमाग में कॉन्सेप्ट हमेशा बने रहना चाहिए, जिससे कि आपको समझने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। क्योंकि एक कॉमन सी बात है कि हम जिस सामान को यूज कर रहे हो, हम जिस आर्टिकल को यूज कर रहे हो, हम जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, उसका मतलब क्या है, क्यों पढ़ते हैं, उसके पढ़ने से फायदा क्या, नुकसान क्या है, हमें कहाँ पे यूज होगा, ये चीज़ें जरूर हमें पता होनी चाहिए। फिर हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को हम वैसे ही फिर इम्पोर्टेंस दे पाते हैं। और चूंकि अकाउंटेंसी है तो आप समझ सकते हो कि अगर आपने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है तो अकाउंटेंसी एक मेन रोल प्ले करता है। बुक कीपिंग बहुत पहले की बात है, ईयर नहीं पता है। बार्सिलोना एक जगह है, इजिप्ट कंट्री है, वहां पे एक जगह थी बार्सिलोना। एट प्रेजेंट वो जगह है या नहीं है नहीं पता। तो बार्सिलोना जो एक जगह का नाम है या था, वहां मिट्टी की खुदाई हो रही थी। तो लेबर जब मिट्टी की खुदाई कर रहे थे तो बाद में हुआ कि इनको रेम्युनरेशन कैसे दिया जाए, मतलब मजदूरी, वेजेज, उनका पेमेंट कैसे किया जाए। तो उसका मेजरमेंट नहीं हो पा रहा था कि किस लेबर ने कितनी मिट्टी की खुदाई की, कितना अपना श्रम खर्च किया, उसको कितना पेमेंट हमें करना है। वैसे तो उस समय मनी भी नहीं था, लेकिन पेमेंट करने का जो भी जरिया हो, मेजर तो करके पैसा देना ही था। तो ऐसा लोग कहते हैं कि उस समय से अकाउंटिंग की नीड हुई। फर्दर अगर हम आगे बात करें तो उसके काफी सालों के बाद, या समझ लो उस समय के बाद से धीरे धीरे डेवलपमेंट होता ही गया होगा। तो काफी समय के बाद 1494 में लूकस पेसियोली, इटली के रहने वाले थे, वेनिस नगर शहर का नाम है, वहां पे उन्होंने एक अकाउंटिंग का सिस्टम फॉलो किया। लेकिन इसके पहले यूरोप कंट्री में, ब्रिटिश में यानी इंग्लैंड में, अमेरिका में ये लोग अपनी कोई अकाउंटिंग करते थे। जब 1494 में लूकस पेसियोली ने इस अकाउंटिंग पैकेज का एक सिस्टम तैयार किया, जहां से डेबिट क्रेडिट का नाम आया, एक रूल्स बताया, हाउ टू राइट ऑल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम लोग बुक कीपिंग बोलते हैं, उन्होंने लाया। उसका नाम ही बुक कीपिंग रखा गया। तो ऐसा बताया गया कि 1494 में 1494 में लूकस पेसियोली ने अकाउंटिंग का आविष्कार किया, बुक कीपिंग का आविष्कार किया, डेबिट क्रेडिट का आविष्कार किया। वहीं से हमारी बुक कीपिंग शुरू होती है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, जब भी हम कुछ भी परचेज करते हो, सेल करते हो, एक्सपेंस पे करते हो, इनकम रिसीव करते हो, कोई एसेट्स परचेज करते हो, कोई एसेट सेल करते हो, कुछ भी, तो हम उसको पहले मनी में मेजर करते हैं और इनके बताए गए रूल्स के हिसाब से फॉलो करते हैं। इसके पहले का एक टॉपिक है एक्टिविटीज, इकोनॉमी और नॉन इकोनॉमी, आपके कॉपी पे बना होगा, आप उसे भी रीड करेंगे, समझेंगे। तो बिजनेस की शुरुआत हुई, और बिजनेस में मेन चीज होता है ट्रेडिंग, क्योंकि बिजनेस 3 बातों से बनाया गया है, ट्रेडिंग, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग की
रीडिंग करते हैं, ट्रेडिंग समझते हैं। हमारा जो कोर्स है, हमारा जो क्लास है, इसमें ट्रेडिंग के बारे में बातें होती हैं। जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो इंडस्ट्री के बारे में बातें होंगी। कॉमर्स से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, इन सब चीज़ों के भी स्टडी आप करेंगे आगे के क्लासेस में। तो बुक कीपिंग उन्होंने लाया और बताया कि आप कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो बुक कीपिंग में हम जो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और जो लेजर में अकाउंट ओपन करते हैं, बुक कीपिंग होती है। लेकिन जब हम ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसे अकाउंटेंसी कहते हैं। और सभी प्रोसेस को रिकॉर्ड करने को अकाउंटिंग करना कहते हैं। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? आप क्यों अकाउंटिंग करते हो? अगर आप एक बिजनेस करते हो, बिजनेसमैन हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडर हो, परचेज करना, सेल करना, तो आप पहली बात तो पैसा अर्न करने के लिए ट्रेडिंग करते हो, नहीं तो आप सैलरी पाते। अगर आप जॉब कर रहे होते, अगर आप प्रोफेशनल होते तो आप फीस लेते, डॉक्टर, इंजीनियर, लाइट टीचर, तो आप तो बिजनेसमैन हो गए। तो बिजनेसमैन हो गए तो कौन बताएगा तुम कितने पैसे अर्न करते हो, मंथली, ईयरली? इसीलिए अकाउंटिंग करना जरूरी है। तो अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना और फाइनेंशियल स्टेटस को फॉलो करना। हमारी पोजीशन कैसी है आज के दिन, एंड ऑफ ईयर में, और हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, इसलिए अकाउंटिंग करना जरूरी है। ये इसके मेन ऑब्जेक्ट हैं। आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, आपको थियरी बताई गई है। अदर ऑब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे स्टॉक की पोजीशन, कैश और बैंक की पोजीशन, डेटर और क्रेडिटर की पोजीशन, बहुत सारे इसके अदर ऑब्जेक्ट हैं। बट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस एंड नोन आवर फर्म्स पोजीशन, फाइनेंशियल, जिसे हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं। तो हमारे अकाउंटिंग के ये ऑब्जेक्ट होते हैं। हम अकाउंटिंग तो कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर लेते हैं, स्टॉक की पोजीशन, कैश बैंक, सब कुछ हमें पता भी चल जाता है। तो फिर इसको देखने वाला कौन है, इसके यूजर्स कौन होते हैं? अकाउंटिंग के जो यूजर्स हैं उसको दो कैटेगरी में पहले डिवाइड कर दिया गया, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए, जो अंदर के हैं, और एक्सटर्नल जो आउटसाइडर हैं, जैसे डेटर, क्रेडिटर, जिनसे आप उधारी सामान खरीदते हो या जिनको उधारी सामान बेचते हो, ये एक्सटर्नल हो गए। गवर्नमेंट बॉडी एक्सटर्नल हो गई। आप बैंक में लोन लेने जाएंगे, अपनी अकाउंटिंग को बैंक को दिखाएंगे, फिर बैंक एश्योर करेगा हम आपको कितना लोन दे सकते हैं, एक्सटर्नल हो गया। लेकिन आपका जो एम्प्लॉई है वो इंटरनल है, आप खुद एक इंटरनल की कैटेगरी में आते हो। तो इस तरीके से इसके यूजर्स को इंटरनल और एक्सटर्नल कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये भी आपको एक लेक्चर दिया गया है, 2-3 वीडियो इसके ही बताए गए और आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट, बिना कॉन्सेप्ट के कुछ भी नहीं हो सकता। आप कोई वर्क करते हो तो उसका पहले एक आइडिया लेते हो, और जो आइडिया लेते हो वो तुम जनरेट नहीं करते हो, उसके रूल्स पहले से दिमाग में बने होते हैं। आपने बचपन से देखा होगा सफाई कैसे करते हैं, तो सफाई करने का जो प्रोसेस है, सफाई का एक कॉन्सेप्ट है। तो आपसे कुछ साफ करने को कह दिया जाए तो जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फीड है कि हाँ सफाई इस तरीके से की जाती है, आप वही वर्क करोगे। तो एक सब कॉन्सेप्ट बन गया। हर वर्क करने का एक आइडिया होता है, कॉन्सेप्ट होता है, आप उस वर्क को फिर उस हिसाब से डन करते हो। तो ऐसे ही अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड करते थे हमें दिक्कतें आती थी, तो रूल्स बनाए जाते थे, उस रूल्स को फिर आज तक फॉलो किया जाता है। तो ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट में बताया गया सारे ट्रांजैक्शंस को मनी में कन्वर्ट करना है, मनी मेजर करना है, इनके रुपीज में, तो मनी मेजरमेंट आ गया। हर एक कॉस्ट की वैल्यू डेप्रिसिएशन लेस करके ही रिकॉर्ड करना है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया। हर एक ट्रांजैक्शन में पैसा मिले या मिलना बाकी हो, पैसा देना है या देना बाकी हो, तो एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट आ गया कि पैसा इन्वॉल्व नहीं है, बाद में मिलेगा। जैसे तुमने किसी को उधारी सामान बेचा, वो आदमी पैसे बाद में देगा, लेकिन आप तो अकाउंटिंग में तुरंत रिकॉर्ड कर लोगे, तो एक्रूअल बेसिस हो गया। और आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट वाली अकाउंटिंग करते भी हो।
जिसमें कैश और क्रेडिट दोनों मिक्स होते हैं। तो जितने भी सारे कॉन्सेप्ट बनाए गए वो सब कुछ उसी बेस पे बनाए गए जिस बेस पे आपको रिकॉर्डिंग करनी है, या रिकॉर्डिंग करने में जो प्रॉब्लम आती गई उसको दूर करने के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया। दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। प्रॉब्लम हुई तो कॉन्सेप्ट बन गया, कॉन्सेप्ट बन गया हम उस रूल को फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कितना होगा ये भी एक कॉन्सेप्ट बनाया गया। 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 महीने का। आपको 12 महीने के लास्ट में, 12वें महीने के लास्ट में, एंड ऑफ ईयर में प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप हैं, ये भी आपकी कॉपी पे लिखा है, डिस्कस हो चुका है। हम आगे बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की। हर एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 बातें होती हैं जिसे हम लोग डुअल एस्पेक्ट कहते हैं। तो जो हमारा डुअल एस्पेक्ट है, जो 2 बातें बताई जाती हैं, उसी के बेस पे डबल एंट्री सिस्टम का रूल्स फॉलो होता है। यानी ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिसमें 2 बातें नहीं हो, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऐसी कोई चीज हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं जो हमारे लिए वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप इस चीज को जरूर फॉलो करेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम मनी मेजरमेंट को भी प्रूव करता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट को प्रूव करेगा, एक्रूअल बेसिस को भी करेगा, और हर एक ट्रांजैक्शन में 2 बातें होंगी तो भी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट माना जाएगा। तो इन बातों को भी प्रूव करता है। डबल एंट्री सिस्टम में बताया गया कि अकाउंट 3 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल हमारे रूल्स को फॉलो करते हैं। वहां पे डेबिट क्रेडिट बताया गया। तो पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस परचेज आर डेबिटेड, ऑल सेल्स इनकम क्रेडिटेड। तो इस तरीके से पर्सनल, रियल, नॉमिनल 3 अकाउंट हो गए। इसी के बेस पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारी प्राइमरी बुक होती है, सबसे फर्स्ट बुक होती है, हम उसे जर्नल बोलते हैं। जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, और हर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे गुड्स सोल्ड टू राम, तो राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री हो जाती है हमारी। जर्नल एंट्री के सारे रूल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराए गए हैं। आप वीडियो देखेंगे, आप उसको रिवाइज करेंगे, आपको सब रिवाइज हो जाएगा, सब याद आ जाएगा। उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जर्नल में रिकॉर्ड कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है, जिससे हमारे जर्नल में रिकॉर्डिंग हो सकती है। लेजर, जर्नल में जब रिकॉर्ड हो जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप आता है लेजर। यानी कि जर्नल और लेजर बुक कीपिंग की कैटेगरी में ही आते हैं। तो लेजर हम जब प्रिपेयर करते हैं उसे कहते हैं अकाउंट ओपन करना। सपोज करो कि तुमने राम को गुड सोल्ड किया, तो राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री बनाई, तो आप राम का भी अकाउंट बनाओगे और सेल्स का भी अकाउंट बनाओगे। बिजनेस स्टार्ट करते समय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल की एंट्री करते हो, तो कैश का भी अकाउंट बनाओगे, कैपिटल का भी अकाउंट बनाओगे। आप जब अकाउंट प्रिपेयर करोगे वहां से बैलेंस फाइंड आउट होगा। लेजर में आपको बताया गया 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जितने सारे अकाउंट प्रिपेयर होते हैं उनके बैलेंसेज आते हैं, या तो डेबिट बैलेंस आता है और या तो फिर क्रेडिट बैलेंस। कौन कौन से अकाउंट के डेबिट बैलेंस आते हैं ये भी आपको लिखवाया गया है। मैं एक बार इनके नाम बोल दे रहा हूं। यानी कि जर्नल के सपोर्ट से जब आप लेजर प्रिपेयर करोगे तो जो अकाउंट के बैलेंस डेबिट होंगे वो ये हैं: कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सारे एक्सपेंसेज अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर कार, यानी सारे एसेट्स अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट, एक्रूड इनकम अकाउंट। ये सारे अकाउंट के बैलेंस डेबिट होते हैं। क्रेडिट बैलेंस कौन कौन से अकाउंट के होते हैं? कैपिटल, सेल्स, परचेज रिटर्न, सभी इनकम, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, अदर्स लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनएक्रूड इनकम, रिजर्व, प्रोविजन, ये सभी क्रेडिट बैलेंस के होते हैं। ये बातें लेजर में आपको बताई गई हैं।
हमने जर्नल बनाया, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, रूल्स को फॉलो किया, सब कुछ सही किया। फिर मैंने लेजर बनाया, मतलब कि मैंने अकाउंट ओपन किया, सबके बैलेंसेज भी आ गए। पता नहीं गलत है क्या सही है, इसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमारे जो भी एरर होते हैं वो वहाँ पे लोकेट हो जाते हैं। लेकिन एक थियरी बनती है ट्रायल बैलेंस में, क्या ट्रायल बैलेंस हमारे सभी एरर को रेक्टिफाई करेगा, सभी एरर को पकड़ लेगा? तो क्वेश्चन उठता है कि विच एरर वर नॉट डिस्क्लोज बाई ट्रायल बैलेंस। कौन कौन से एरर ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं हो सकते। यानी आपने जर्नल में या लेजर में अगर कोई एरर कर रखा है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस आप टैली कर लिए, तो ऐसा नहीं है कि ट्रायल बैलेंस हमारी एक्यूरेसी को प्रूव करता है। यानी जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो, उसके जो कॉलम होते हैं, नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, तो ऐसा बोला गया, ऐसा रूल बताया गया है कि अगर ट्रायल बैलेंस के टोटल दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारे जनरल लेजर सही है। लेकिन कुछ एरर ऐसे होते हैं जो जनरल लेजर को गलत प्रूव कर देते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टोटल इक्वल होता है फिर भी वो एरर बना होता है। तो जो हमारे सीए होते हैं, ऑडिटर होते हैं, हमारे अकाउंटिंग के ऑडिट करते हैं, वो पता कर लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं उस समय कि कैसे क्या होगा। तो ट्रायल बैलेंस हमारे एक्यूरेसी को प्रूफ नहीं करता है। तो कोई एरर अगर आपने ऐसा कर दिया, जैसे कि आपको लिखवाई भी गया, आपकी कॉपी में भी थियरी है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट थियरी होती है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है और अकाउंटिंग के लिए भी होती है। हर एक सीए इन्हीं गलतियों को पकड़ने की कोशिश करता है जब ऑडिटर हमारे अकाउंट्स को चेक करता है। तो जैसे कंपनसेटिंग एरर आपने लिखा भी है कॉपी पे, तो कंपनसेटिंग एरर, जैसे आपने फर्नीचर का बिजनेस कर रखा है, तो जब आप बिजनेस करोगे फर्नीचर का, तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स होगा और आपने फर्नीचर खरीदा, तो आपको लिखना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और आपने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो गलत हो गया। तो ये कुछ एरर ऐसे भी होते हैं जो ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं हो पाते हैं। डेप्रिसिएशन, जितने सारे हम एसेट्स यूज करते हैं, उस एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, क्योंकि एसेट्स को यूज करते से जो उसकी वैल्यू में कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना कंपलसरी है, ऐसा कॉस्ट कॉन्सेप्ट में बताया गया है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में यही बोला गया कि हम अपनी किसी भी एसेट्स की वैल्यू को डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद ही शो कर सकते हैं, करना चाहिए। तो हमें डेप्रिसिएशन में दो मेथड बताए गए, फिक्स मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आप बेसिक फार्मूला के साथ एसेट्स अकाउंट कैसे बनाते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर में, ये आप सीखेंगे। आपके पास वीडियो भी है, आपने बनाया भी है, बुक्स में आपके एग्जाम्पल भी हैं, आपको देख के समझ में आ जाएगा। एसेट्स खरीदते हैं तो टू बैंक, सेल करते हैं तो बाई बैंक। सपोज एक फर्नीचर खरीदा, कुछ दिन यूज किया, उसके बाद सेल कर दिया, तो टू बैंक पहले एंट्री हो जाती है और हर साल बाई डेप्रिसिएशन करते चले जाएंगे। जब सेल करेंगे तो बाई बैंक, और सेल करते समय ये देखना कंपलसरी है कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस। अगर लॉस हुआ तो बाई पीएल, प्रॉफिट हुआ तो 2PL। आपके फॉर्मेट में है, आपके इस वीडियो में है, डेप्रिसिएशन का वीडियो देखिएगा, आपके बुक्स में एग्जाम्पल्स भी हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजीली बताया गया है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो जरूर आ जाएगा। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। दुनिया में जितनी सारे अकाउंटिंग वर्ड हैं, सैलरी, परचेज, कैश, कैपिटल, डेटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, सब कुछ या तो कैपिटल आइटम है या तो रेवेन्यू आइटम है, और वही पहचान से ही डिसाइड होता है कि हम इसे कौन सी प्लेस पे शो करेंगे। जैसे जब हम कोई एसेट्स पे पैसे खर्च करते हैं तो एंट्री करते हैं उस एसेट्स के नाम से, लेकिन जब हम एक्सपेंस पे पैसे खर्च करते हैं, रिपेयरिंग पे पैसे खर्च करते हैं, तो हमारी एंट्री उस एक्सपेंस के नेम से होती है, एसेट्स के नेम से नहीं होती है। इसका एक या दो ही वीडियो बनाया गया था, छोटा चैप्टर था, लेकिन आप इसे जरूर सुनिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। आपकी बुक में भी बहुत इजीली दिया गया है।
लास्ट टॉपिक होता है हमारा रिजर्व एंड प्रोविजन। ये थ्योरी आपको बहुत जरूरी है समझना, आपके लिए भी एक आवश्यक चीज है। और ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है, ये दोनों ही चैप्टर कह दो तो कैपिटल रेवेन्यू आइटम तो इस बेस पर अकाउंटिंग रूल फॉलो होते हैं, कभी भी पढ़ोगे, हमेशा किसी भी क्लास में पढ़ोगे। लेकिन जो हमारा रिजर्व एंड प्रोविजन है इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बोर्ड में पूछा जाता है। मतलब आपके होम एग्जाम में या फिर आप यूपी बोर्ड में सेकेंड ईयर में, सीबीएसई बोर्ड में सेकेंड ईयर में, आप बीकॉम में जाओगे, एमबीए करो, कहीं भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इस तरीके से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ईजी है। कोई भी नॉन लायबिलिटी के लिए पैसा जमा करना, यानी हमें पता हो मैं पैसे सेव कर रहा हूं इस पर्टिकुलर वर्क के लिए, प्रोविजन है। और अगर आप पैसे सबमिट कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो, जमा कर रहे हो, अननोन लायबिलिटी, यानी आपको नहीं पता है, आपको ये सोचना है कि अचानक कभी कोई आपदा आ गई, कोई परेशानी आ गई तो हम क्या करेंगे, रिजर्व है। यही मेन कॉन्सेप्ट है रिजर्व और प्रोविजन का। तो बच्चों एक बार आप इन सारे चैप्टरों को वीडियो में देखेंगे, देखते तो हैं, आप कॉपी में लिखे भी रहते हैं कौन से वीडियो नंबर में किस टॉपिक, कितने मिनट पे कौन सा टॉपिक है। आप एक बार रीड करेंगे, आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा। आपके सामने एक तस्वीर आ जाएगी पूरे कोर्स की। आपने जो कॉपी बनाई है थ्योरी की, आप उसे भी लर्न करेंगे। न्यूमेरिकल जो बताया गया, जैसे बताया गया है, आप उसे वैसे ही सॉल्व करेंगे, आपके लिए बेहतर होगा। ऑल द बेस्ट, और बेस्ट ऑफ लक भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने हमेशा ऑनलाइन से पढ़ाई की है, अभी आपको ऑफलाइन पढ़ाई के दर्शन ही नहीं हो पाए, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत अगर हो सकती है तो इसका मतलब है कि आपने वीडियो को ध्यान से सुना नहीं है। बिल्कुल कंसंट्रेट माइंड करोगे, ईयरफोन लगा लोगे, वॉइस बिल्कुल क्लियर सुनोगे, हर टॉपिक समझ में आएगा। जितने सारे पीडीएफ आपको हर वीडियो के साथ दिए गए हैं, आप उस वीडियो को, उस पीडीएफ को चूंकि फेयर में नोट किया भी है, अगर कुछ रह गया होगा तो आप उसे भी जरूर रिवाइज करेंगे, ध्यान देंगे। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ऑनलाइन मेरी समझ से ज़्यादा बेटर होता है। कोई शोर नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट कंसंट्रेट होकर सुनना है ईयरफोन लगा के, अच्छे समझ में आता है। जहाँ पे कोई क्वेश्चन होता है वहाँ पे पॉज कर दीजिए, उसको देख लीजिए, बुक से मिला लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। और कभी भी कोई वीडियो फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी ऐसे नहीं देखोगे। यानी अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत होती है, इट मीन्स कि आपने उसका वीडियो ठीक से नहीं देखा है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर आपको ऑल द बेस्ट।